हाँ जी, हम लोग विटामिन्स पढ़ रहे थे अभी तक, और हमने अभी तक जितने भी विटामिन्स पढ़े हैं उनके हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि उनके सोर्सेज क्या होते हैं, उनको कहाँ कहाँ से जो है हम अवेलेबल करवा सकते हैं, यानी हम उसको प्लांट ओरिजिन से ले सकते हैं, एनिमल ओरिजिन से ले सकते हैं, और इसके अलावा हमने उसको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ा है कि अगर वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएं तो हमारी बॉडी में उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर वो हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाए तो हमारी बॉडी को क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर उनकी नॉर्मल अमाउंट रहेगी यानी बैलेंस डाइट रहेगी तो वो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस होंगे, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करेंगे। इसलिए हमने विटामिन के भी काफी सारी क्लासेस पढ़ी हैं, उनकी टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अब हम विटामिन बी की क्लास को पढ़े थे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो 12 विटामिन पे कंसिस्टेड है। तो अब हमारे दो विटामिन रहते हैं, एक विटामिन B9 और एक विटामिन B12। तो विटामिन B9 और 12 आज हम कवर करेंगे, तो होपफुली हम कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर में हम इसको कवर कर लें, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर रिकॉर्डिंग के बाद जो आपको क्वेश्चन होंगे आप वो मेरे से कर लेना। तो विटामिन B9 तक हमने पहले पढ़ा था, तो अब हम इधर से कंटिन्यू करेंगे कि विटामिन B9 का सेकंड नेम है फॉलिक एसिड, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, प्लस ये हीट स्टेबल है। हीट स्टेबल का मतलब ये है कि अगर हाई टेम्परेचर भी होगा तो ये उसको बर्दाश्त कर लेगा, हीट से रेजिस्ट करेगा। और एंटी एनीमिक फैक्टर है, एनीमिया होता है आरबीसीज की आपकी ब्लड में कमी हो जाती है, तो एंटी एनीमिक को कहेंगे कि ये आरबीसीज की कमी नहीं होने देगा, ठीक है, यानी ये अच्छा है कि ये आरबीसी के लेवल को कम होने नहीं देता। विटामिन एम इसका सिनोनिम है, यानी हम आपको पेपर में भी आ सकता है कि फॉलिक एसिड को का सेकंड नेम क्या है, तो विटामिन एम लिखा होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि विटामिन B9 की बात हो रही है, ठीक हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें ये बेंजीन रिंग है, यानी इसमें तकरीबन जो है वो 4 से 5 रिंग्स हैं, तो ये आपने एज इट इज याद रखना है, थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसकी केमिस्ट्री की बात की करें तो हमारी बॉडी में यानी जब हम विटामिन B9 हमारी बॉडी में जो नेचुरली सिंथेसाइज होता है, और जो उसकी एक्टिव फॉर्म जो हमारी बॉडी में मौजूद है ना, वो टेट्राहाइड्रोफोलेट है। यानी अगर हमारी बॉडी में THF अवेलेबल हो ना, तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म जो है ना वो टेट्राहाइड्रोफोलेट की, विटामिन B9 फॉलिक एसिड की ये है, टेट्राहाइड्रोफोलेट जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो फॉलिक एसिड होता है ना यानी विटामिन B9, ये टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड है, यानी इसके पास एक ग्लूटामिक एसिड है, ठीक हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर में कह रहे हैं कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि इसके पास क्या होता है, टेरिडीन न्यूक्लियस होता है, जो कि किससे लिंक होता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से। यानी ये होता है बेंजीन रिंग, ये उसकी होती है पैरा पोजीशन, ये होती है उसकी मेटा पोजीशन, और ये होती है उसकी ऑर्थो पोजीशन। तो इस पोजीशन के ऊपर यानी पैरा पोजीशन के ऊपर जो है ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर लगा होगा। तो इस तरह से जो है ना ये फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। और हम दूसरी बात उन्होंने ये बताई हुई है कि जब फैटी एसिड जो है ना यानी जो हमारी बॉडी में ऑयल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो रिड्यूस होते हैं ना, रिड्यूस से मुराद ये है कि जब उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है, यानी ये है हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स, जैसे ऑयल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उस तरह फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनको हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इनकी रिडक्शन होती है, यानी इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है। मैं प्लस हाइड्रोजन बना रही हूँ, यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं, ये फर्स्ट चेंज होते हैं 7 डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, यानी 7DHFA। उसके बाद मजीद इसकी रिडक्शन होती है, यानी इसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड होता है, तो ये चेंज हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, जिसको हम विटामिन B9 भी कह सकते हैं और उसको हम फॉलिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है और इस तरह से हमारी बॉडी में पाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसको हमने पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा होता है, बेंजोइक एसिड, अमाइनो बेंजोइक एसिड लगा होता है, इसकी वजह से हम उसको ये वाला नाम देते हैं। सोर्सेज की बात की जाए तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है नेचर में, यानी ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका नेम फॉलिक एसिड इसलिए क्योंकि ये प्लांट्स के फॉलिएज में, यानी जो चारा होता है ना, जैसे प्लांट्स का जो ग्रीनी पोर्शन होता है, ये इसमें मौजूद होता है, इसलिए इसको हम फोलाकाइन भी कहते हैं। एनिमल सोर्स की बात की जाए तो ये हमें एनिमल्स के लिवर से मिलता है, किडनी से मिलता है, बीफ से मिलता है।
इसके अलावा अगर प्लांट्स की बात की जाए तो सारी जो ग्रीन वेजिटेबल है ना, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, रूट वेजिटेबल्स हो गया, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, यानी जो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन है, आपको पता होगा उसमें कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो जहां जहां पर भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं ना, वहां वहां पर ये विटामिन बी9 और फॉलिक एसिड सिंथेसाइज हो रहा होता है। और ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर होता है, यानी अगर विटामिन बी9 या फॉलिक एसिड हमारी बॉडी को नॉर्मल अमाउंट में मिल रहा होगा तो ये हमारे लिवर में स्टोर होता है। इसके अलावा ये हमारे लिवर में तकरीबन 60% तक जो है वो स्टोर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी अगर फॉलिक एसिड की कमी का भी शिकार होती है ना, तो हमारी बॉडी में लिवर में इसके रिजर्व्स होते हैं, जिसमें से लिवर में से विटामिन बी9 या फॉलिक एसिड निकलता है और हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेती है। और जब हम फॉलिक एसिड लंबे अरसे तक नहीं लेते ना, यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं हमारी बॉडी में बन रहा होता, लंबे अरसे तक नहीं लेते, तो तब क्या होता है, तब हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डेफिशिएंट होना शुरू होती है, क्योंकि जो हमारे लिवर में इसके रिजर्व्स पड़े हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हमारी बॉडी में इसका एक बहुत मेन फंक्शन है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि एक्टिव फॉर्म इसकी हमारी बॉडी में टेट्राहाइड्रोफोलेट है। तो बेसिकली ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, ये दो नामों की वजह से है। एक तो ये है कि ये हमारी बॉडी में फॉर्माइल ग्रुप डोनर है। फॉर्माइल ग्रुप यानी ये हमारी बॉडी में डोनर के नाम से मशहूर है, फेमस जो है वो डोनर के नाम से है। और डोनेट क्या क्या कर सकता है, यानी किसी भी ग्रुप को ये एक तो फॉर्माइल ग्रुप डोनेट कर सकता है जिसको हम CHO ग्रुप कहते हैं, और दूसरा ये मिथाइल ग्रुप डोनेट कर सकता है जिसको हम CH3 कहते हैं। ठीक है, ये दो ग्रुप्स जो है ये हमारी दूसरे मॉलिक्यूल्स को डोनेट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो जब जब कि कोई मॉलिक्यूल फॉर्माइल ग्रुप से डेफिशिएंट होगा तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी फॉलिक एसिड जो है उसको फॉर्माइल ग्रुप डोनेट कर देगा। अगर किसी को मिथाइल ग्रुप चाहिए होगा तो ये मिथाइल ग्रुप डोनेट कर देगा। तो इसलिए हमारी बॉडी में कभी भी कहते हैं कि टेट्राहाइड्रोफोलेट की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ये कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में से डोनर कम हो जाएंगे। और ये भी आपने सुना होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको कहा जाता है कि वो ड्यूरिंग 9 मंथ्स जो है वो फॉलिक एसिड का यूजेज जो है वो रखें, और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स मिलती हैं उनको कहते हैं कि वो यूज करें, ताकि जो हमारी बॉडी में जो इसकी एक्टिव फॉर्म है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट, वो वैसे की वैसे ही रहे। इसके अलावा सेकंड इसका फंक्शन क्या है कि इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलिन, यानी जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है जितना नॉर्मल लेवल रहना चाहिए ये उसको भी मेंटेन रखता है। हमारी बॉडी में इट रेगुलेट्स द हीमेटोपोइसिस, यानी हीमेटोपोइसिस का मतलब ये कि जो सेल्स बन रहे हैं ना और उनकी डिवीजन हो रही है, उनकी डिफरेंशिएशन हो रही है, स्टेम सेल्स जो बनते हैं उनके लेवल को नॉर्मल रखता है। और इसके अलावा ये विद विटामिन B12 यानी विटामिन B9 जो है वो नॉर्मली विटामिन B12 के साथ एसोसिएट किया रहता है कि दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ फंक्शन क्या है कि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करता है। और इसके अलावा एक हमारी बॉडी में हिस्टीडीन अमीनो एसिड होता है, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसकी देखें कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे पहले जो इफेक्ट होंगे वो हिमेटोपोइटिक है, यानी जो हमारे जो जिसको गूदा कहते हैं ना, यानी जिसमें बोन्स और जिसमें हमारा सारा कार्टिलेज मौजूद है, जो सेंटर में जो बोन मैरो पड़ा होता है उसको हम हिमेटोपोइटिक कहते हैं। तो अगर इसकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, तो बोन मैरो सबसे पहले बोन मैरो डिप्रेशन यानी बोन मैरो कम बनेगा। पेनसाइटोपिनिया होता है कि जब हमारी बॉडी में से सारे सेल्स की कमी हो जाती है ना, यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट, सारे सेल्स की कमी हो जाती है, तो विटामिन B9 की या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, कि जो आरबीसीज होते हैं ना उनका साइज नॉर्मल नहीं होगा, उनका साइज बड़ा होगा। मेगाब्लास्टिक मतलब उनका साइज बड़ा होगा। ठीक हो गया। सेकंड बात की जाए कि अगर ये विटामिन B9 की हमारी बॉडी से कमी हो जाए तो रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जिसमें एजोस्पर्मिया होता है। ये वाली कंडीशन जिसमें इजैकुलेशन के दौरान जो है स्पर्म नहीं प्रोड्यूस होते, यानी स्पर्म्स की प्रोडक्शन लेवल 0 हो जाता है। तो इससे ये बहुत बड़ा रिप्रोडक्टिव लॉस है। और सेकंड एमोनोरिया होता है कि जो फीमेल जो कंसीव कर रही होती हैं तो उनका जो यूट्रस होता है उसके इर्द गिर्द एक एमनोरिया मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। तो वो मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो यूट्रस ठहरेगा नहीं, वो अबॉर्ट हो जाएगा। तो अगर विटामिन, वही इसलिए कहा है ना मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको जो है रेकमेंड किया जाता है कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये विटामिन B9 की टैबलेट्स लें। इसके अलावा ग्रोथ
रिटार्डेड हो जाती है क्योंकि मतलब ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। और जनरलाइज इफेक्ट्स में देखा जाए तो डायरिया हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन, यानी आपकी बॉडी में चीजें, आप फूड का इंटेक तो कर रहे होगे बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा आपको, ठीक है, नहीं आपको खुराक कहते हैं ना, लग नहीं रही होगी। डर्माटाइटिस यानी स्किन इश्यू हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी, लेथार्जी, आपकी बॉडी हर वक्त थकी थकी महसूस करेगी, और इजी फटीग के आपकी बॉडी पे इजीली जो है आप थक जाओगे, ठीक है। तो ये है विटामिन B9। अब आप लोगों ने, मुझे पता है कि ये सारे विटामिन हम पढ़ रहे हैं और हम इनका मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, यानी हम इस बायोकेमिस्ट्री, आपका ये है ना सब्जेक्ट, तो आप इनकी सबकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आई नो कि ये बहुत टफ है। तो जब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं ना, समझोगे नहीं ना, आपको याद नहीं होंगे, इसलिए आपने इनकी सिनोनिमस आ जाता है, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाते हैं तो वो, उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर इनकी एक्सेस हो जाती है आपकी बॉडी में, तो आपको इन सब चीजों का पता होना चाहिए। इसके लिए आपको विटामिन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग अपनी डेली की रूटीन बनाओ कि एटलीस्ट 2 विटामिन डेली कवर करो, तो इस नहीं हो सकेगी। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं विटामिन B12। जैसे रिकॉर्डिंग एंड होगी, फिर आपने अगर विटामिन B9 से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस करने होंगे तो कर लेना। विटामिन B12 को पढ़ें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है विटामिन B9 की निस्बत, हालांकि विटामिन B9 और B12 दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फंक्शनिंग के लिए, दोनों एक दूसरे के बगैर जो है ना वो काम नहीं कर सकते। तो विटामिन B12 जो है मोस्ट पोटेंट विटामिन है। पोटेंट का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए ना, यानी अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए, तो ये पेरिनिशियस एनीमिया कॉज करता है। अच्छा, अब पेरिनिशियस एनीमिया क्या होती है? एक तो नॉर्मल एनीमिया होती है ना, नॉर्मल एनीमिया का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में आरबीसीज की कमी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। और पेरिनिशियस एनीमिया होता है कि जब आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में आरबीसीज कम हो जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं पेरिनिशियस एनीमिया। तो ये आपको शॉर्ट आंसर भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एनीमिया एंड पेरिनिशियस एनीमिया। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पेरिनिशियस एनीमिया का मतलब ये है कि वो वाला मतलब वो वाला एनीमिया जो विटामिन B12 की कमी की वजह से अगर आपके आरबीसीज का लेवल कम होगा ना, तो उसको बोलेंगे पेरिनिशियस एनीमिया। और अगर कोई नॉर्मल, अगर आपके आरबीसीज का लेवल कम हो रहा है ना बॉडी में, तो उसको नॉर्मल एनीमिया बोलेंगे। बट अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से जो है ना, अगर आपको आरबीसीज, आपके रेड ब्लड सेल्स का लेवल कम हो रहा है, तो उसको पेरिनिशियस एनीमिया बोलेंगे। इसके सिनोनिमस की बात की जाए तो कोबालामीन इसका सिनोनिमस है, सियानोकोबालामीन इसका नाम है, कोबामाइड भी बोलते हैं, कोबाल्टामीन भी बोलते हैं, और एंटी पेरिनिशियस एनीमिक फैक्टर भी इसको बोलते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी नाम अगर आपको एमसीक्यू में आता है ना, तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि विटामिन B12 की बात हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया कि सोर्सेज के, मतलब ऑब्वियसली ये हमें किन किन सोर्सेज से मिलता है। तो विटामिन B12 जो है ना, ये हम सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी में गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बेनिफिशियल होते हैं, जैसे विटामिन B9 के बारे में पढ़ा है कि वो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो बनाते हैं। इसके अलावा एनिमल ओरिजिन में मिलता है, लिवर और किडनीज में होता है। इसके अलावा होल मिल्क, एग्स में, फिश में, चीज में, मसल्स में, यानी एनिमल्स के मसल्स में मौजूद होता है। प्लांट प्रोडक्ट्स में इतना ज्यादा जो है ये नहीं पाया जाता, बट जो लेग्यूम्स होते हैं ना, यानी जो फलदार वेजिटेबल्स होते हैं, जिसमें फलियां आ जाती हैं, मटर आ जाते हैं, उनमें जो है ना ये पाया जाता है। केमिस्ट्री की बात करें ना, तो ये कहा जाता है कि विटामिन B9 जो है वो प्लांट बेस्ड सोर्सेज है, जो विटामिन B12 है ये एनिमल ओरिजिन है। हाँ, वेरी गुड। विटामिन B12 जो है ये एनिमल ओरिजिन से मिलता है हमें, और विटामिन B9 जो है वो, वेरी गुड, वो हमें प्लांट से मिलता है। गुड, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात की जाए ना, तो केमिस्ट्री में ऑब्वियसली ये विटामिन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और इसके अलावा इसमें कोबाल्ट होता है, ये भी हमें पता है, कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है। वाटर सोलेबल है, वाटर में इजिली सोलेबल हो जाता है। और अगर इसकी पीएच न्यूट्रल है ना, यानी अगर पीएच इसकी 7 है, तो ये अगर हाई टेम्परेचर भी होगा ना, तो ये उसमें उस सोल्यूशन में ठहर जाएगा। बट अगर इसकी पीएच अल्कलीन है ना, यानी अगर 7 से पीएच ज्यादा है, 7 से लेकर 14 के दरमियान में है, और हाई टेम्परेचर भी है, तो ये फिर विटामिन जो है ये लाइव नहीं रहेगा, ये डेड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा हुआ है कि 2 तरह के विटामिन होते हैं जो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ गया हाइड्रोक्सी कोबालामीन और सियानोकोबालामीन। कोबालामीन तो आपको पता है कि हम विटामिन B12 कहें या कोबालामीन कहें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। तो हाइड्रोक्सी कोबालामीन का मतलब ये है कि विटामिन B12 के साथ जो है ना हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है।
ठीक है। और अगर हम सियानोकोबालामिन की बात करें तो इसका मतलब यह है कि विटामिन B12 के साथ ना सियानो ग्रुप अटैच है। ठीक हो गया। तो ये दोनों में फर्क है कि हाइड्रोक्सीकोबालामिन में ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा विटामिन B12 के साथ, और सियानोकोबालामिन में क्या होगा, सियानो ग्रुप अटैच होगा। और हाइड्रोक्सीकोबालामिन जो है ना, ऐसा कोबालामिन है जो हमारी बॉडी में नॉर्मली यानी फिजियोलॉजिकली फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिजियोलॉजिकल फॉर्म होती है कि जो नॉर्मल कंडीशन है, जैसे आप इस वक्त, मैं और आप नॉर्मल कंडीशन में, हमें कोई डिजीज नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हर चीज नॉर्मल होती है, न्यूट्रिशनली न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बॉडी नॉर्मल होती है। तो उसमें जो हमारी बॉडी में जो विटामिन B12 की मौजूद होती है ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ विटामिन, यानी जब आपकी बॉडी से में विटामिन बन रहे होते हैं ना, आइसोलेट हो रहे होते हैं, तो उस वक्त में जो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की फॉर्म मौजूद होती है वो सियानोकोबालामिन होती है। ठीक हो गया। अब एब्जॉर्प्शन की बात करें ना, तो ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको जरा गौर से समझना कि ना, इसको पहले मैं पढ़ेंगे बाद में, पहले मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ कि जैसे ही विटामिन B12 का आप इंटेक करते हो ना, यानी आपने फूड में उसका इंटेक किया, तो सबसे पहले ये आपकी ना गट में ही ना, यानी आपके, जैसे आपने फूड का इंटेक किया तो ये प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाती है। ठीक है, यानी प्रोटीन का बॉन्ड बना लेती है विटामिन B12 के साथ। तो इस हाँ जी, मैं इसकी ऑप्शन का सॉरी कि ये क्या करता है कि ये पहले जो है, यानी ये खुद से अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता, बस ये समझो कि इसको किसी साथी की जरूरत है। तो ये फॉर द टाइम बीइंग ना, थोड़ी टाइम के लिए अपने कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही आपकी खाना गुजरा 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 वो स्टमक में आएगा, स्टमक में आते ही ना इसने अब प्रोटीन से अलग होना है, तो प्रोटीन को कट करती है। ठीक है, तो जैसे ही प्रोटीन और विटामिन B12 का स्टमक ना, ये प्रोटीन और विटामिन B12 के बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इनको दोनों को आपस में तोड़ देंगे। तोड़ने से प्रोटीन खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीएजेस उसको खत्म कर देंगे। तो उसी वक्त में क्या होगा कि कुछ आपकी मतलब आपके जो स्टमक है ना, स्टमक के कुछ फंडस वाला जो एरिया है ना, यानी जो स्टमक का इंटरनल एरिया, उससे कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज होंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं कि जो किसी भी ऑर्गन के अंदर के फैक्टर्स होते हैं ना, जो उसकी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। और जो किसी ऑर्गन के बाहर के फैक्टर्स होते हैं ना, यानी जो बाहर इंट्रिंसिक होता है, इंटरनल होंगे, और एक्सट्रिंसिक होता है जो बाहर होंगे। तो स्टमक के अंदर के इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो रिलीज होंगे, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना, वो अब इस विटामिन B12 को ना, ये रेस कर देती हूँ क्योंकि अभी वो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ से जो है ना आपका में, तो ये जो स्टमक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रहा था ना, इसको डिफरेंट से कर लेते हैं ताकि आपको
समझ आ जाए। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो स्टमक ने रिलीज किए थे ना, वो खाने को यानी इस विटामिन B12 को ले जाएंगे किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में आके ये यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा और उसके बाद ये आपके ब्लड पोर्टल में चला जाएगा। ब्लड पोर्टल का मतलब ये है कि ब्लड में चला गया और ब्लड से ये आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और यहाँ से आपको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ कि विटामिन B12 जो है वो अकेले आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। प्रोटीन उसका एक तरह से कैरियर होगा, साथी होगा, साइकिल समझ लो, कुछ भी समझ लो। फूड जो है वो आपकी गट से पास होकर स्टमक में जाएगी। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और पैंक्रियाटिक प्रोटीएज होते हैं जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करके विटामिन B12 से अलग कर देंगे। उसके बाद स्टमक जो है कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज करेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में इससे जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। इलियम होती है, इलियम B12 है, यहाँ से आपके ब्लड के पोर्टल में चला जाएगा और वहां जाकर सप्लाई करेगा, यानी विटामिन B12 रिलीज हो जाएगा और यहाँ से आपकी बॉडी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में इसका काम क्या है कि ये आरबीसी की मतलब आर्बिचुरेशन में इन्वॉल्व है, यानी WBC को मैच्योर करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन करता है। आइसोमराइजेशन होता है कि मॉलिक्यूल जो है ना एक फॉर्म से ना स्विच करते रहते हैं दूसरी फॉर्म से स्विच करते रहते हैं तीसरी फॉर्म में। अब क्या होता है कि उनके नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम रहते हैं, बट उनकी क्या है कि स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। तो ये उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा क्या करता है ये विटामिन B12? मैथियोनिन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। मैथियोनिन एक अमाइनो एसिड है। इसके अलावा क्या है, फोलेट पूल क्रिएट करता है। मैंने आपको बताया था ना कि विटामिन B12 जो है विटामिन B9 की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो विटामिन B9 को हम टेट्राहाइड्रोफोलेट कहते हैं ना, तो ये विटामिन B12 जो है ना वो विटामिन B9 को बनने में हेल्प करता है। तो ट्रांसमेथिलेशन करता है, यानी जो मैंने आपको बताया था ना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है या फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। तो विटामिन B12 यहाँ पर जो है ना विटामिन B9 को एड करता है, यानी उसकी हेल्प करता है कि वो मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर सके। इसके अलावा क्या है, ये लिपोट्रोपिक फैक्टर का काम करता है। लिपोट्रोपिक फैक्टर्स इस तरह के फैक्टर्स होते हैं कि हमारी बॉडी में ना जब फैट्स की लेयर ज्यादा हो जाती है ना, फैट्स का कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो लिवर में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, लिवर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो लिपोट्रोपिक फैक्टर्स होते हैं ना, वो फैट्स जो लिवर का फैट है ना उसको कम करते हैं, यानी उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर लिवर में फैट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे ना, तो लिवर आपका रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं बनाएगा, प्लेटलेट्स नहीं बनाएगा। तो इसलिए लिपोट्रोपिक फैक्टर्स क्या करते हैं कि आपकी बॉडी से आरबीसीज को, इन चीजों को कम करते हैं। तो विटामिन B12 जो है ना वो रोल प्ले करता है इन लिपोट्रोपिक फैक्टर्स को बनाने में, ताकि आपका लिवर जो है ना उसमें फैट इकट्ठे ना हो, यानी लिपोट्रोपिक फैक्टर मौजूद होंगे तो वो लिवर जो है उसको फैटी नहीं होने देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स बनाने में रोल प्ले करते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाने में रोल प्ले करते हैं और कुछ और सब्सटेंसेस बनाने में। अच्छा, अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में सबसे पहले मैंने आपको पेरिनिशियस एनीमिया एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारी बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उससे डायरेक्टली जो है आपके स्टमक जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स को रिलीज नहीं करेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज नहीं होंगे, आपकी बॉडी को फौरन मैसेज चला जाएगा कि आरबीसीज ना बनाए जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी में इनफ विटामिन B12 मौजूद नहीं है, जिससे आपकी बॉडी जो है ना एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देंगी। एंटीबॉडीज आपको पता है ना कि जब हमारे मतलब सरवाइव करवाती हैं हमारी बॉडी में, जब भी कोई फॉरेन एंटीजन या फॉरेन कोई वायरस एंटर होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स बनना बंद होंगे ना स्टमक में, तो उसी वक्त जो है ना हमारी बॉडी हमारे मतलब इन इंट्रिंसिक फैक्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगी ताकि हमारी बॉडी सरवाइव करे। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में फॉलिक मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी और विटामिन B12 जो है हाँ, विटामिन B12 जो है वो जुड़ा है विटामिन B9 से। तो विटामिन B12 की कमी होगी तो विटामिन B9 की ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी की कमी हो जाएगी। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि अगर विटामिन B12 नहीं बनेगा, ब्लड पोर्टल में नहीं आएगा, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो उससे आपके क्या होगा, गैस्ट्रिक रिसेक्शन यानी इंट्रिंसिक फैक्टर्स की कमी हो जाएगी। पैंक्रियाटेक्टोमी यानी पैंक्रियास
डिसऑर्डर हो जाएगा, पैंक्रियाज की डिजीज क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है कि इन्फेस्टेशन ऑफ, ये रेस कर देती हूँ नजर नहीं आएगा, हाँ, इन्फेस्टेशन ऑफ टेपवर्म, कि जब आपकी बॉडी वीक होती है ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को, यानी खुराक आपने खाई है ना, उसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, तो आपके एब्जॉर्प्शन को टेपवर्म कम कर देता है। तो टेपवर्म ऐसा वर्म है कि वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा और आपको और विटामिन B12 से डेफिशिएंट करेगा। इसके अलावा स्प्रू होता है कि जो ये पैरासाइट, टेपवर्म एक पैरासाइट है ना, तो पैरासाइट होने से पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है आपकी बॉडी को, जिससे ना आपकी बॉडी में ना एलर्जी कॉज होना शुरू हो जाती है। यानी जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बाज लोगों को टेपवर्म की इन्फेस्टेशन से, यानी टेपवर्म के एंटर होने की वजह से उनकी बॉडी में अजीब तरह के वो तप्पड़ से और एक ना बॉडी उबरी उबरी सी हो जाती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है। तो पैरासाइट जो है इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, और इसके अलावा जो आपके ड्रग्स है ना जो आप लोगे, उसका मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाएगा। ड्रग्स से मुराद ये नहीं है मतलब दूसरी वाली ड्रग्स नहीं, यानी